माफिया की इनोसेंट दुल्हन पार्ट 8। सुबह की हल्की सी सुनहरी धूप पर्दों की दरारों से होकर कमरे में फैल रही थी। हवा में अब भी बीती रात की महक घुली हुई थी। फर्श पर कुछ कपड़े यूं बिखरे हुए थे जैसे उन्हें उतारते वक्त किसी ने परवाह ही ना की हो। कुर्सी के किनारे साड़ी का पल्लू आधा लटक रहा था और बिस्तर के पास टूटे हुए कंगन के छोटे छोटे मोती बिखरे पड़े थे। खिड़की के पास शिवराज खड़ा हुआ था। उसके शर्ट के ऊपरी बटन खुले हुए थे और हाथ बाकी बटन लगाते हुए बड़े ठहराव से काम कर रहे थे, लेकिन उसकी नज़रें बार बार बिस्तर की तरफ खींच रही थीं। वहाँ ईशा गहरी नींद में या शायद बेहोशी में पड़ी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पीला सा, होंठ सूखे हुए थे। एक पल के लिए शिवराज उसके पास आया, झुककर उसके चेहरे के करीब गया। उसकी धीमी धीमी सांसें महसूस करते हुए उसके होठों पर हल्की ठंडी सी मुस्कान आ गई थी। एक ऐसी मुस्कान जिसमें कोई अनकहा राज छुपा हुआ था। वह सीधा खड़ा हुआ, अपने कपड़े ठीक किए, घड़ी बांधी और दरवाजे की ओर बढ़ गया था। जाते जाते उसने एक बार मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे बीती रात का खेल सिर्फ वही समझता हो। दरवाज़ा खुला और उसके बंद होते ही कमरे में वही गहरा सन्नाटा लौट आया था। कुछ पल तक ईशा बिल्कुल स्थिर पड़ी रही थी। उसकी सांसें धीमी थीं, शरीर भारी लग रहा था, जैसे हर नस में थकान घुल गई हो, मगर उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। धीरे धीरे उसने अपनी पलकें खोली। चेहरा फीका पड़ा था, होंठ बिल्कुल सूखे हुए थे, लेकिन नज़र में एक अजीब सी जिद और हिम्मत थी। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को उठाया। कदम थोड़े लड़खड़ाए, लेकिन उसने खुद को संभाला और बाथरूम की ओर बढ़ गई थी। वहाँ पहुंचकर उसने शावर खोला और ठंडा पानी अपने ऊपर बहा दिया था, मानो चाहती हो कि बीती रात की हर छाप, हर याद इस पानी में बह जाए। पानी उसके बालों से, चेहरे से और कंधे से होते हुए नीचे गिर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम था, शिवराज। कुछ देर बाद ईशा बाथरूम पहनकर बाथरूम से बाहर आ गई थी। उसने अलमारी से साड़ी निकाली और उसे पहन लिया था। आईने के सामने खड़े होकर उसने अपना चेहरा देखा और फिर उसकी नज़रें नीचे गईं। उसके जिस्म के हर हिस्से पर उसकी शिद्दत के निशान थे। ईशा ने धीरे से अपनी उंगलियां निशानों पर फेरी। उसके होठों पर हल्की मगर कड़वी मुस्कान उभर आई थी। उसने बहुत धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, तुम मुझसे चाहकर भी नफरत नहीं कर पाए शिव। उसके होठों से निकले आखिरी शब्द अभी भी कमरे पे हवा की तरह ठहरे हुए थे कि अचानक ईशा के चेहरे के भाव बदल गए थे। आईने में अपनी ही परछाई को देखते हुए उसकी आंखों में बेचैनी उतर आई थी, जैसे अचानक किसी अनजाने डर ने उसे पकड़ लिया हो। एक पल में उसके दिमाग में अपनी माँ का चेहरा उभर आया था, झुर्रियों से घिरा, थकान से भरा, लेकिन आंखों में हमेशा उसके लिए दुआओं और चिंता की चमक थी। उसका दिल धक सा रह गया था, सांस भारी हो गई थी। माँ, उसके होठों से बहुत धीमी आवाज़ में निकला। मैं माँ के बारे में कैसे भूल सकती हूँ? पता नहीं कैसी होंगी, पता नहीं उनके पास कोई होगा भी या नहीं। उसके माथे पर पसीने की बारीक बूंदें चमकने लगी थी। वो आईने से पीछे हट गई थी और दीवार का सहारा लेकर खड़ी रही। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों में अचानक से ताकत खत्म हो गई हो। मुझे मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? उसकी आवाज़ काँप रही थी। उसने अपना सिर पकड़ लिया था। मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो गाँव में थी ना, माँ की दवा लेने गई थी। फिर मैं यहाँ कैसे? उसकी सांसें तेज होने लगी थीं, जैसे हर सवाल के साथ सीने पर बोझ बढ़ रहा हो। बाहर कॉरिडोर में बहुत ही हल्की सी कदमों की आहट सुनाई दी, लेकिन ईशा का ध्यान वहाँ नहीं गया था। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल गूंज रहा था, माँ। ईशा की आंखों में आंसुओं की धुंध उतर आई थी। उसने पलकों को जोर से भींच लिया था और जैसे ही उसकी आंखें बंद हुईं, अतीत का वो दिन उसके सामने जिंदा हो उठा था। कमरा अंधेर और सीलन से भरा हुआ था। दीवारों पर पुराना उखड़ा हुआ प्लास्टर, कोनों में जाले और हवा में बासीपन का भारीपन था। खिड़की पर मोटी लोहे की सलाखें जड़ी हुई थीं, जिनके पीछे से हल्की सी पीली रोशनी भीतर गिर रही थी। दरवाजे के पास ठाकुर रंजीत सिंह खड़ा हुआ था। उसके हाथों में जलती हुई सिगरेट थी, जिसका धुआं धीरे धीरे हवा में घुल रहा था। होठों पर वही ठंडी निर्दयी मुस्कान जो किसी का भी दिल दहला दे। उसकी आंखें सीधे ईशा पर टिकी हुई थीं, तीखी और शिकारी जैसी थीं। सोच ले ईशा। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन हर शब्द में जहर टपक रहा था। तू चाहे तो आज़ाद हो सकती है, बस शिव को एक बार मेरे रास्ते से हटा दे। ईशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसने अपने हाथों में बंधी रस्सियों को पूरी ताकत से खींचा, लेकिन गांठें और ज़्यादा कस गई थीं। मैं मर जाऊंगी। उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी थी, लेकिन शिव के साथ धोखा नहीं करूंगी। रंजीत सिंह की आंखों में एक खतरनाक चमक उभरी। मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। हर कदम की आहट फर्श पर गूंज रही थी। करीब आकर झुकते हुए उसने फुसफुसाया, सोच, अगर तू नहीं मानी तो तेरी माँ। मैं ठहरा। ईशा चीख पड़ी थी, माँ। रंजीत सिंह ने ईशा को तड़पते हुए देखा और फिर अपने लहजे में जहर घोलते हुए बोला, हाँ, तेरी माँ, जिसे तू इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती है, वो मेरी कैद में है। ईशा के चेहरे से सारा रंग उड़ गया था। नहीं, उसकी आवाज़ काँप रही थी। उन्हें कुछ मत करना ठाकुर। रंजीत सिंह की हंसी बड़ी बेहूदी और डर पैदा करने वाली थी। तो फिर वही कर जो मैं कह रहा हूँ। ईशा के कानों में सिर्फ अपनी माँ की चीखें गूंज रही थी, जैसे वो किसी अंधेरे बंद कमरे से पुकार रही हों। वो आवाज़ें इतनी दर्दनाक थीं कि उसके दिल को चीर रही थीं और उसकी सांसें बेकाबू हो गई थीं। उसने सिर झुका लिया था, होंठ भींच लिए थे और उसकी आंखों से गिरते हुए आंसू फर्श पर बिखर गए थे। ईशा अचानक वर्तमान में लौट आई थी। कमरे के बीच खड़ी, साड़ी में भीगे बालों के साथ उसके हाथ अब भी काँप रहे थे। उसने धीरे से फुसफुसाया,
शिव, तुम नहीं समझोगे मैंने वो सब क्यों किया। मैं तुम्हारी नफरत तो सह सकती हूँ, लेकिन अपनी माँ को खोने से ज़्यादा दर्दनाक किसी के लिए कुछ नहीं होता। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। ईशा ने अपना सिर घुमाया तो देखा रोज़ी ट्रे लेकर भीतर आ रही थी। ट्रे में से गर्म चाय की हल्की सी भाप उठ रही थी। साथ में 2 पराठे और एक प्लेट में कटे हुए फल भी रखे हुए थे। मैडम, आप नाश्ता कर लीजिए, रोज़ी ने धीमे मगर संकोच भरे लहजे में कहा। ईशा ने एक नज़र ट्रे पर डाली। उसके चेहरे पर थकान और बेदिलपन साफ दिख रहा था। फीकी आवाज़ में बोली, रख दो रोज़ी, मैं खा लूँगी। रोज़ी ने ट्रे टेबल पर रख दी थी और पीछे हटने लगी थी, लेकिन तभी ईशा की आवाज़ ने उसे रोक दिया था। रोज़ी, शिव चले गए क्या? रोज़ी ने एक पल को उसकी आंखों में देखा, फिर हल्के से सिर झुकाकर हाँ में इशारा कर दिया था। ईशा कुछ पल तक चुप रही। उसकी उंगलियां बेचैनी से एक दूसरे में उलझ रही थीं। फिर उसने धीरे मगर साफ शब्दों में कहा, रोज़ी, क्या मैं तुम्हारा फ़ोन इस्तेमाल कर सकती हूँ? रोज़ी जैसे अचानक असमंजस में पड़ गई थी। उसकी आंखों में झिझक और डर दोनों साफ झलक रहे थे। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे धीरे जेब से फ़ोन निकाला और आगे बढ़ा दिया था। थोड़ी देर के लिए उसने धीमे से कहा। ईशा ने फ़ोन हाथ में ले लिया था। उसकी उंगलियां हल्के से काँप रही थीं। उसने तुरंत नंबर डायल करना शुरू किया। पहली कॉल लंबी घंटी बजी पर कोई जवाब नहीं था। दूसरी कॉल पर भी खामोशी ही थी। तीसरी बार कॉल लगते ही दूसरी तरफ से रिसीव हुआ। मासी, मासी, मैं ईशा बोल रही हूँ, उसने जल्दी से कहा। उसकी आवाज़ में घबराहट और बेचैनी साफ सुनाई दे रही थी। माँ कैसी हैं? उनकी तबीयत तो ठीक है ना मासी? आप उनके साथ ही हैं ना? फ़ोन की दूसरी तरफ से सरला मासी की आवाज़ आई, भारी और काँपती हुई और रोने सी टूटी हुई थी। कहाँ थी तू ईशा? गंगा आखिरी सांसें ले रही है। बिटिया तू कहाँ है? ईशा ने अपने आंसू रोकने की कोशिश की और गहरी सांस लेकर बोली, मासी, मैं सब कुछ आपको मिलकर बताऊंगी। मेरी ज़िंदगी में इस वक्त बहुत कुछ हुआ है, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। बस आप माँ का ख्याल रखिए। मैं अभी गाँव पहुँचती हूँ। फ़ोन पर कुछ पल की चुप्पी रही। फिर मासी की आवाज़ में एक अजीब सा डर उतर आया था। नहीं बिटिया, तू गाँव मत आना। तेरे जाने के बाद वहाँ बहुत कुछ हो गया है। गंगा गंगा तो बम्बई शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती है। ईशा का चेहरा अचानक हैरानी से जम गया था। क्या? लेकिन क्यों? फिर उसने लड़खड़ाते हुए लफ्ज़ों के साथ कहा, नाम क्या है अस्पताल का मासी? मेघना लाइफ केयर सेंटर, मासी ने जल्दी से कहा, जैसे किसी से छुपकर बोल रही हो। ईशा ने धीरे धीरे रोज़ी की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब सवाल था। ये कौन सा शहर है रोज़ी? और मैं कहाँ हूँ? ये कौन सा शहर है? बताओ ना रोज़ी। रोज़ी कुछ पल के लिए ठिठक गई थी। उसके हाथ में पकड़ी ट्रे हल्की सी कांपी। उसकी आंखें ईशा से बचने लगी थीं। वो मैडम आप, उसने हकलाते हुए कहा, लेकिन वाक्य को अधूरा छोड़ दिया था। बोलो ना रोज़ी, ये कौन सा शहर है? मुंबई है मैडम। तभी फ़ोन की दूसरी तरफ से सरला मासी की आवाज़ आई, बिटिया तू जहाँ भी है जल्दी आ जा, गंगा के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। ईशा का दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया था। उसकी सांसें अटक गई थीं। ठीक है मासी। ईशा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसके हाथ में पकड़ा फ़ोन काँप रहा था। ईशा का गला कस गया था। उसके कानों में मासी की बात अब भी गूंज रही थी। तेरी माँ आखिरी सांसें ले रही है। उसने फ़ोन धीरे से रोज़ी की ओर बढ़ा दिया था, जैसे अब उसमें पकड़ने की ताकत भी ना हो। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गई थीं और आंखों के कोनों में आंसुओं की लकीरें साफ दिख रही थीं। वो बिस्तर के किनारे बैठ गई थी। उसके हाथ अपनी गोद में कसकर जुड़े हुए थे, लेकिन शरीर बेतहाशा काँप रहा था। आंखों के सामने माँ का चेहरा घूमने लगा था और पलकों से लुढ़कते आंसू उसकी हथेलियों पर गिरने लगे थे। उसके सीने में भारीपन था, जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। कुछ पल के लिए वो अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर बैठी रही और उसके रोने की आवाज़ धीमी थी मगर दर्द गहरा था। उसकी सांसें छोटी छोटी हो रही थीं और गला बार बार भरकर आ रहा था। रोज़ी कुछ कदम आगे बढ़ी, फिर ईशा की हालत देखकर ठिठक गई थी। क्या हुआ मैडम, आप रो क्यों रही हैं? ईशा ने अपना चेहरा हाथों से हटाया। उसकी आंखें लाल थीं और आंसू अभी भी बह रहे थे। रोज़ी, मेरी माँ बीमार है और यहीं इसी शहर में है, लेकिन मैं इस शहर के बारे में कुछ भी नहीं जानती। उसकी आवाज़ काँप रही थी। वो लगभग गिड़गिड़ाने लगी थी। तुम मुझे उनके पास ले चलो प्लीज़, मुझे उनसे मिलना है। तुम चलो ना मेरे साथ। रोज़ी ने कुछ पल उसे देखा, जैसे मन के अंदर कोई फैसला कर रही हो। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, आइए, मैं आपको ले चलती हूँ। दोनों जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतर कर लिफ्ट से नीचे गईं। पेंट हाउस का बड़ा चमकदार गेट सामने था, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाए तो काले कपड़ों में खड़े गार्ड आगे आए। उनकी आवाज़ सख्त थी। माफ़ कीजिएगा मैडम, लेकिन आप बाहर नहीं जा सकती। ईशा उनकी बात सुनकर रह गई थी। उसकी सांसें जैसे वहीं अटक गई थी। क्या? क्यों? उसकी आवाज़ में गुस्सा और बेचैनी दोनों थे। गार्ड ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, हमें बस इतना ही आदेश मिला है कि आपको बाहर नहीं जाने देना है, चाहे वो किसी के भी साथ ही क्यों ना हो। रोज़ी ने ईशा की तरफ देखा। उसकी आंखों में घबराहट थी, जैसे ये सब वो पहले से जानती हो,
लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। मैडम, आप बाहर नहीं जा सकती। दूसरे गार्ड की सख्त और बेअसर आवाज़ गूंजी। ईशा ठिठक गई थी और फिर गुस्से और हैरानी से उनकी तरफ देखा। मुझे जाने दीजिए, समझे आप? मेरी माँ हॉस्पिटल में है। लेकिन गार्ड्स ने उसकी कोई बात नहीं सुनी थी। दोबारा ईशा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मेरी माँ हॉस्पिटल में है। दूसरे गार्ड ने बिल्कुल ठंडे लहजे में जवाब दिया, सॉरी मैडम, सर का ऑर्डर है, आपको यहाँ से बाहर नहीं जाने देना है। आप समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन ईशा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। ईशा की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। मुझे अभी शिव से बात करनी है, कॉल लगाइए उन्हें। उसकी आवाज़ ऊंची हो गई थी, आंखों में पानी भर आया था। तभी पीछे से किसी के जूते की ठंडी ठहरी हुई आहट सुनाई दी। ईशा ने मुड़कर देखा। शिवराज वहीं उसके पीछे ही खड़ा हुआ था, चेहरे पर वही नियंत्रित नज़र, होठों पर हल्की सी मगर अजीब मुस्कान। उसने ईशा को घूरते हुए कहा, बात करनी है, वो भी मुझसे। उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन इतनी भारी कि दिल पर पत्थर सी लग रही थी। और अगले ही पल वो तेज़ कदमों से उसके पास आया और बिना चेतावनी के एक हाथ उसकी कमर के पीछे डालकर उसे एक झटके में अपनी बाहों में उठा लिया था। शिव, छोड़ो मुझे! ईशा तड़पते हुए चिल्लाई। उसके हाथ उसके कंधे पर जोर जोर से मार रहे थे। मेरी माँ बहुत बीमार है शिव, मुझे जाने दो। उसके आंसू अब रुक नहीं रहे थे, गालों पर लकीरें बनते हुए नीचे बहते जा रहे थे। तुम्हें जो सज़ा देनी है दे दो, मुझे मार लो, लेकिन मुझे मेरी माँ के पास जाने दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ शिव। उसकी आवाज़ टूट रही थी, जैसे हर शब्द उसके गले को चीर रहा हो। लेकिन शिवराज के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदले थे। उसकी आंखों में एक सर्द कठोरता थी, जैसे उसकी विनती, उसकी बेबसी उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखती। वो उसे बिना कुछ कहे वापस पेंट हाउस के अंदर ले आया था, लंबे कॉरिडोर से गुजरते हुए सीधे अपने कमरे में, जहाँ उसने ईशा को बिस्तर पर बैठा दिया था। दरवाज़ा बंद करते ही उसने बर्फीली आवाज़ में कहा, ख़त्म हुआ तुम्हारा बाहर जाने का ख्वाब मैडम। जब तक मैं ना चाहूँ तुम इस दरवाजे से एक कदम भी बाहर नहीं रखोगी। ईशा की सांसें तेज़ थीं, आंखें लाल और हाथ बेतहाशा काँप रहे थे। लेकिन उसके दिल में बस एक ही तस्वीर थी, अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी उसकी माँ की, जो उसकी राह देख रही थी। वो धीरे धीरे बिस्तर के किनारे से उठ खड़ी हुई थी। उसके हाथ कसकर जुड़े हुए थे, हथेलियाँ काँप रही थीं, आंखों में दर्द का समंदर भरा हुआ था और चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। तुम चाहो तो मुझे अपने साथ ले चलो शिव, तुम मेरे साथ चलो, मुझे वापस ले आना फिर अपने साथ। उसकी आवाज़ धीमी और टूटी हुई और बेहद विनती से भरी हुई थी। बस मुझे मेरी माँ से मिलने दो, उसके बाद जो तुम कहोगे मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। जो सज़ा देने के लिए कहोगे वो सज़ा मानने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया था। शिवराज खड़ा बस उसे घूर रहा था। उसकी नज़रों में कोई नरमी नहीं थी, बस ठंडा बर्फ सा सन्नाटा था। फिर उसके होठों के कोनों पर एक धीमी जहरीली मुस्कान उभर आई थी। वैसे, उसने बेहद धीमे और ख़तरनाक अंदाज में कहा, भागने का अच्छा बहाना ढूंढा है तुमने मुझसे बचकर। कल तो कह रही थी कि मेरी हर सज़ा मंजूर है, और आज मुझसे डरकर भाग रही हो। ईशा के चेहरे पर हैरानी और चोट दोनों साफ दिखाई देने लगे थे। उसकी सांसें थम गई थीं। क्या? उसकी आवाज़ कांप गई थी। मैं झूठ नहीं बोल रही शिव। शिवराज धीरे धीरे उसके ऊपर झुकाया था, इतना पास कि ईशा उसकी सांसें महसूस कर सकती थी, सर्द, भारी और डर पैदा करने वाली। वह उसके कान के करीब फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है जान, उसकी आवाज़ में तंज और शक दोनों थे, कि मैं तुम्हारे नकली आंसुओं पर यकीन कर लूँगा? अब मैं वो शिवराज नहीं जो ईशा की हर बात पर यकीन करता था। ईशा ने कांपते हुए अपने हाथ बिस्तर के किनारे टिकाए, जैसे खुद को संभालकर खड़ी होना चाह रही हो। लेकिन जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। पैरों से ताकत खिसक गई थी और वो झुककर गिरने लगी थी। शिवराज का हाथ तुरंत आगे बढ़ा और उसने उसे गिरने से पहले ही थाम लिया था। ईशा! उसकी आवाज़ में हैरानी और गुस्सा दोनों थे। उसने उसे अपने पास खींचकर संभाला, महसूस किया कि उसका शरीर हल्का और कमज़ोर है, जैसे हड्डियों तक में जान न बची हो। उसने हैरानी से पूछा, तुमने कुछ खाया है या नहीं? उसकी आंखों में अब शक के साथ साथ झुंझलाहट भी थी। ईशा ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं। उसकी आवाज़ बहुत मुश्किल सुनाई दे रही थी। शिवराज के चेहरे की नसें तन गई थी ये सुनकर, क्योंकि पिछले 36 घंटों से उसने गुस्से में एक दाना तक अपने मुंह में नहीं डाला था। वो अचानक मुड़कर दरवाजे की तरफ चिल्लाया, रोज़ी! कुछ ही सेकंड में रोज़ी घबराई हुई अंदर आई। जी सर। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैडम ने नाश्ता किया या नहीं? शिवराज की आंखें लाल हो रही थीं। रोज़ी ने उसकी आंखों को देखकर सिर झुका लिया था। नहीं सर। शिवराज का गुस्सा अब साथ में आसमान पर था। उसकी आवाज़ गूंज उठी थी, तुम्हें यहाँ क्यों रखा है?
तुम्हें सैलरी सिर्फ इसका ख्याल रखने के लिए दी जाती है रोज़ी, और तुम ये भी नहीं देख पाई कि इसने कुछ खाया तक नहीं। रोज़ी के हाथ कांपने लगे थे शिवराज के गुस्से को देखकर। सॉरी सर, मैंने कोशिश की थी, लेकिन मैडम। चुप, एकदम चुप। शिवराज की आवाज़ इतनी ठंडी थी कि रोज़ी वहीं जम गई थी। उसने ईशा को अपने पास कसकर थाम रखा था और उसकी आंखों में गुस्से से ज़्यादा एक अनकही बेचैनी तैर रही थी। उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा था कि उसे कैसे याद नहीं रहा कि कल रात भी ईशा ने कुछ नहीं खाया था और आज सुबह से भी वो भूखी थी। शिवराज ने रोज़ी को घूरते हुए कहा, जाओ किचन में जाओ अभी और कुछ लेकर आओ खाने के लिए। रोज़ी जल्दी जल्दी बाहर चली गई थी। कमरे में अब सिर्फ ईशा और शिवराज थे। ईशा उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी बाहों में जैसे लोहे की जकड़ थी। छोड़ो मुझे शिव, उसने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। मुझे खाना नहीं खाना, समझे तुम? मुझे माँ से मिलना है, वो भी अभी। वो इसी शहर में है और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। शिवराज ने उसकी ओर झुकते हुए ठंडी आवाज़ में कहा, पहले कुछ खाओगी, फिर जो बात करनी है करो, समझी? नहीं, ईशा ने सिर झटका। जब मेरी माँ अस्पताल में है, सांसों के लिए लड़ रही हैं, और मैं यहाँ बैठकर खाना खाऊं, ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं शिव? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम क्या पागल हो गए हो? रोज़ी ट्रे लेकर वापस आई। गर्म दलिया पराठा और जूस का गिलास था। शिवराज ने ट्रे उसके हाथों से छीन ली थी और उसे बाहर जाने का इशारा किया और सीधे ईशा के सामने रख दी थी। खाओ इसे। उसकी आवाज़ में कोई विकल्प नहीं था, बस आदेश था जो कि ईशा को मानना था। ईशा ने उसकी तरफ देखा, आंखों में नफरत और दर्द दोनों थे। तुम मुझे यहाँ कैद करके मेरी माँ को मरने के लिए छोड़ दोगे और तुम चाहते हो कि मैं खाना खाऊं? नहीं खाऊंगी मैं खाना जब तक मैं अपनी माँ को नहीं देख लेती। एक तो मुझे ये याद नहीं आ रहा कि मैं यहाँ कैसे आई, और तुम इतने सालों बाद मेरे सामने फिर से। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि तुम्हें जिंदा भी देखूंगी कभी। लेकिन शिवराज ने उसकी सारी बातों को इग्नोर कर दिया था। उसने गुस्से से उसका हाथ पकड़कर चम्मच उसकी तरफ बढ़ाया। तुम ज़िद्दी हो ईशा, लेकिन उससे ज़्यादा मैं ज़िद्दी हूँ, इतना तो तुम जानती हो ना। कुछ खाए बिना तुम कहीं नहीं जाओगी और ना ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। ईशा ने चम्मच को झटके से धक्का दिया और दलिया बिस्तर पर बिखर गया था। मुझे नहीं खाना, एक बार की बात तुम्हें समझ में नहीं आती शिव? उसकी आवाज़ काँप रही थी। मुझे सिर्फ माँ के पास जाना है अभी। शिवराज कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में गुस्से के पीछे एक अजीब सी बेचैनी चमक रही थी। उसकी उंगलियां अब भी ईशा की कलाई पर कसी थीं। उसने गहरी सांस ली, जैसे खुद को काबू में रखने की आखिरी कोशिश कर रहा हो, पर नाकाम रहा। शिवराज की उंगलियां ईशा की कलाई पर और कस गई थीं। उसकी आंखों में गुस्सा और एक अजीब सी बेचैनी थी, और अगले ही पल वो झुकाया था ईशा के इतने करीब कि ईशा अपनी सांसों की आवाज़ सुन सकती थी। उसने ईशा को घूरते हुए कहा, मुझे ज़बरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। ईशा का दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। उसकी पहली सोच थी कि उसे धक्का दे, लेकिन उसकी पकड़ ऐसी थी कि ईशा के लिए हिलना भी मुश्किल हो गया था। खाना खा लो, शिवराज ने हल्की मगर धमकी भरी आवाज़ में कहा, वरना ज़बरदस्ती खिलाना भी आता है मुझे। ईशा ने झटके से अपना चेहरा मोड़ने की कोशिश की, लेकिन शिवराज की पकड़ उसकी ठोड़ी पर कस गई थी। उसने टेबल से एक गिलास उठाया जिसमें ताज़ा निकला हुआ संतरे का जूस था। शिवराज ने एक घूंट अपने होठों से लिया और उसके ऊपर फिर से झुकाया था। उसके होंठ ईशा के बिल्कुल करीब थे। ईशा की सांसें तेज हो गई थीं। शिवराज को यह करते हुए देखकर, क्या समझते हो मुझे शिव? कोई गुड़िया हूँ मैं जिसे जैसे चाहो घुमा लोगे? नहीं खाऊंगी मैं कहा ना मैंने, समझ नहीं आती एक बार की बात। ईशा ने मन ही मन बड़बड़ाया, जैसे वो अपना सारा गुस्सा शिवराज पर निकालना चाहती हो। उसके अंदर गुस्से की लहर उठी, लेकिन गुस्से के पीछे एक और एहसास था जिसे मानने से वो इनकार कर रही थी। शिवराज की आंखों में गुस्से के साथ एक बेचैनी थी, जैसे वो हर हाल में उसे भूखे नहीं रहने देगा। उसने जूस अपने होठों से ईशा के होठों की तरफ बढ़ाया। ईशा का दिमाग कह रहा था कि उसे धक्का दे दे या खुद पीछे हट जाए, लेकिन उसका पूरा शरीर उसकी पकड़ में कैद था और दिल की धड़कनें बेकाबू थीं। जूस की हल्की खटास, उसकी गर्म सांसें दोनों एक साथ ईशा के होठों को छू रही थीं, और उसके अंदर गुस्सा, बेबसी और एक अजीब सा डर एक साथ उफन रहा था। लेकिन शिवराज भी ठहरा शिवराज। वो कहाँ मानने वालों में से था जब तक कि ईशा ये ना कह दे कि मैं खाना खा लूँगी। जूस की खटास अब भी ईशा के होठों से उतर रही थी कि तभी दरवाज़ा बिना दस्तक के खुला। अरे वहीं की आवाज़ अटक गई थी। उसकी नज़रें सीधी उन दोनों पर थीं। शिवराज का चेहरा खतरनाक रूप से ईशा के करीब था। उसके होंठ अभी भी ईशा के होठों को छू रहे थे। मयंक ने झटके से अपना सिर फेर लिया था, जैसे किसी गुनाह का गवाह बनने से बच रहा हो। मयंक जल्दी से अपनी आंखें बंद करके मुंह फेर कर खड़ा हो गया था, लेकिन फिर भी वो अपनी उंगलियों के बीच से बार बार पलटकर ईशा और शिवराज को देख रहा था कि तभी
बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। भाई, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? शौर्य की आवाज़ आई थी। मयंक ने फटाफट बाहर जाकर उसकी आंखों पर हाथ रख दिए थे। रुक, तू अंधा हो जाएगा। शौर्य चौंका। क्या बकवास कर रहा है और क्यों? मयंक ने फुसफुसाकर कहा, बस तू मत देख, मुझे देखने दे। तेरे देखने की चीज़ नहीं है, तू तो शरीफ लड़का है ना। और अपनी उंगलियों के बीच से अंदर झांकने लगा था। अंदर। शिवराज ने आखिरकार ईशा से अपने होंठ अलग किए और ठंडी नज़रों से मयंक को देखा। अगर तुम्हारा देखकर हो गया हो तो कमरे से बाहर जाओ, अभी। मयंक ने अजीब सा चेहरा बनाकर पीछे हटना शुरू किया। ठीक है भाई, समझ गया, जा रहा हूँ। इतना गुस्सा होने की भी क्या ज़रूरत है? हमेशा गुस्से में रहते हो। क्या भाभी तुमसे नाराज़ नहीं होती? लेकिन शौर्य अभी भी उलझन में था। क्या हो रहा है अंदर? मयंक ने आंखें चढ़ाते हुए कहा, तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ, मत पूछ। ईशा ने खुद को संभालते हुए तुरंत बिस्तर पर रखी प्लेट उठा ली थी और बिना कुछ बोले जल्दी जल्दी खाना खाने लगी थी। लेकिन उसके हाथ हल्के हल्के काँप रहे थे और शिवराज अभी उसे गहरी बेचैन नज़रों से देख रहा था। ईशा के होंठ चम्मच से बार बार छू रहे थे और वो इतनी जल्दी जल्दी खा रही थी जैसे हर निवाले के साथ इस माहौल से बच निकलना चाहती हो। शिवराज के होठों पर एक अजीब लेकिन तीखी मुस्कान आ गई थी, जैसे वो जो चाहता था वो हो गया। वो कुछ देर तक बस ईशा को खाना खाते हुए देखता रहा था। उसकी आंख में वही बेचैनी, लेकिन होठों पर एक हल्की सी मुश्किल से दिखने वाली मुस्कान आ गई थी, जैसे भीतर ही भीतर उसे सुकून मिल रहा हो कि आखिरकार ईशा ने कुछ खा लिया। फिर बिना कुछ कहे वो धीरे धीरे पीछे हटा और कमरे के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया था। वो वहाँ से ईशा को भी देख सकता था। उसकी हर हरकत और हर सांस उसकी नज़रों से नहीं बच पा रही थी। ईशा बार बार अपनी नज़रें उसे बचाने की कोशिश करती, लेकिन शिवराज था कि एक पल को भी उससे नज़र नहीं हटा पा रहा था। बाहर खड़े शौर्य ने उसे देखा तो इशारों में पूछा, भाई क्या बात है? लेकिन शिवराज ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। शिवराज ने बस हल्का सा ठोड़ी झुकाकर इशारे से पूछा, काम हो गया? शौर्य ने हल्के से मुस्कुराकर सिर हिलाया, हाँ भाई हो गया। शिवराज के होठों पर फिर से वही मुश्किल से दिखने वाली मुस्कान लौट आई थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी कमरे के अंदर थीं। वो बाहर खड़ा था पर निगाहें अब भी उसी पर टिकी हुई थी, जैसे कमरे की दीवारें भी उसके और ईशा के बीच दूरी नहीं बन सकती थी। ईशा ने आखिरी बोर अपने मुंह में रखा और पानी का गिलास मेज़ पर रखते हुए हल्की सी सांस ली और फिर बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई थी और सीधे शिवराज के सामने आकर उसने धीरे से कहा, मैंने खाना खा लिया है, अब मुझे जाने दो माँ के पास। उसकी आवाज़ में थकान और नाराज़गी साफ थी। शिवराज दरवाजे के पास खड़ा रहा। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए उसी पर टिकी हुई थीं, लेकिन शिवराज ने जवाब देने के बजाय उसने हल्के से शौर्य और मयंक की ओर नज़र घुमा दी थी, जैसे ईशा को पूरी तरह इग्नोर कर दिया हो। ईशा की नज़र भी उन दोनों पर पड़ी। उसने हैरानी से दोनों को देखा। आप कौन हैं? उसने मुँह से गोड़ते हुए पूछा, जैसे उन दोनों को पहली बार देख रही हो। मयंक ने तुरंत सीने पर हाथ रखकर नाटकीय अंदाज में कहा, अरे भाभी, फिर से सिर पर चोट लग गई है क्या? पहले भाई को भूली थी और अब हमें। उसकी आंखें गोल गोल हो गई थीं, मानो कोई बहुत बड़ा राज बताने वाला हो। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, हम आपके प्यारे देवर हैं, भूल गई क्या? शौर्य ने मयंक को हल्की सी कौनी मारी, पर होठों पर मुस्कान दबा नहीं पाया था। शिवराज के होठों पर भी फिर से वही हल्की मुश्किल से दिखने वाली मुस्कान उभर आई थी, लेकिन उसकी नज़रें अब भी ईशा के चेहरे पर ही टिकी हुई थीं, जैसे इस पूरे कमरे में उसके लिए ईशा के अलावा कोई और मौजूद ही ना हो। ईशा की आंखों में हैरानी और गुस्से का मिला जुला सा भाव था। देवर? शिव के छोटे भाई भी हैं क्या? उसने धीमे लेकिन चुभते हुए अंदाज में दोहराया। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में तुम्हें कभी नहीं देखा और ना ही शिव ने कभी तुम लोगों के बारे में बताया था। तो तुम लोग शिव के छोटे भाई हो, है ना? मयंक ने तुरंत नाटकीय अंदाज में पीछे हटकर शौर्य से बोला, सुना, भाभी हमें पहचान ही नहीं रही हैं। लगता है भैया के प्यार में ज़्यादा बिजी हो गई थी, हमारी शक्लें तक याद नहीं रही। भाभी, कल तक तो आपको हम दोनों के नाम भी याद थे और भैया से ज़्यादा तो आप हमसे प्यार करती थी। शौर्य ने हंसी रोकते हुए कहा, चुप रहे मयंक, वरना भाभी के हाथ में लगा चम्मच तेरे माथे पर बच जाएगा। ईशा ने दोनों को घूरा, फिर सीधे शिवराज की तरफ देखा। आप लोगों से मैं बाद में बात करूँगी, और शिव अब मुझे जाने दो ना, वरना। शिवराज बस उसे चुपचाप देखता रहा था, जैसे उसकी हर हरकत हर शब्द को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता हो। ईशा की सांसें तेज थीं और नज़रें सीधे शिवराज पर टिकी हुई थीं। अब जाने दो मुझे, वरना। उसके शब्द अधूरे ही रह गए थे, क्योंकि तभी पेंट हाउस का दरवाज़ा खुला और कुछ लोग अंदर दाखिल हुए। सफ़ेद कोट पहने 2 डॉक्टर, पीछे पीछे 2 नर्सें और उनके साथ एक लड़की मेघना।
मेघना की एंट्री ने जैसे ही पेंट हाउस का माहौल पल भर में बदल दिया था। मयंक ने उसे देखा तो उसकी आंखें सचमुच चौड़ी हो गई थीं। वो बस एकटक मेघना को देखे जा रहा था और होठों पर शरारती मुस्कान खिंच गई थी, जैसे वो पलक झपकाना ही भूल गया था। अरे वाह शौर्य, ये तो सरप्राइज़ है, उसने धीरे से शौर्य के कान में कहा। कह दो ना यार, ये नर्स नहीं परी है, परी। हाय, मेरा दिल तो गया। शौर्य ने उसे कहानी मारी। तुम चुप रहेगा तो अच्छा ही होगा। वैसे भी तेरा दिन हर रोज़ ना जाने कितनी लड़कियों पर जाता है। एक और सही। ईशा की नज़रें भी कमरे में दाखिल हो रहे लोगों पर पड़ी, लेकिन अगले ही पल उसकी सांसें रुक गई थीं। ईशा की नज़र उन लोगों के पीछे आते सरला मासी और डॉक्टरों के बीच लाए जा रहे स्ट्रेचर पर पड़ी। सफ़ेद चादर में लिपटी कमजोर पीली सी गंगा देवी। माँ! उसकी आवाज़ कांप गई थी और उसके पैर खुद ब खुद उनकी तरफ बढ़ गए थे। वो स्ट्रेचर के पास घुटनों के बल बैठ गई थी और कांपते हाथों से गंगा देवी को छूकर उनका चेहरा सहलाने लगी थी। माँ, माँ आप ठीक तो है ना? देखो मैं ईशा, मैं आपके पास आ गई हूँ माँ। गंगा देवी की आंखें बंद थीं। सांस लेने में तकलीफ साफ महसूस हो रही थी। क्या हुआ इन्हें? उसने हैरानी से पूछा। इन्हें अस्पताल क्यों नहीं ले गए और आप लोग इन्हें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? ईशा ने डॉक्टरों की ओर घबरा कर देखा। डॉक्टर ने गंभीर लहजे में कहा, मैडम, इनकी कंडीशन बहुत नाजुक है, लेकिन सर के कहने पर इन्हें घर पर शिफ्ट किया गया है। शायद आपको पास देखना इनके लिए बेहतर साबित होगा, क्योंकि ये हर वक्त बेहोशी में भी सिर्फ एक ही नाम लेती हैं, ईशा। ईशा ने तुरंत सिर उठाकर शिवराज की ओर देखा। तुमने किया है ये सब? शिवराज दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी नज़रें शांत लेकिन गहरी थीं। हाँ, मैंने ही कहा है आंटी को घर पर शिफ्ट करने के लिए। उसकी आवाज़ में ठंडक थी, पर अंदर कहीं देखभाल भी झलक रही थी। तुम्हारी माँ को होश में आने के लिए बस एक वजह चाहिए, और वो वजह हो तुम, समझी? ईशा की आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन गुस्सा भी था। और यहाँ क्यों? हॉस्पिटल में क्यों नहीं? माँ की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर्स और नर्स वहाँ पर उनकी देखभाल करेंगे ना? और मैं भी पेंट हाउस में क्यों? बताओ ना मुझे, अस्पताल में क्यों नहीं? शिवराज हल्का सा आगे बढ़ा। उसके पास आकर धीमे स्वर में बोला, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब तुम्हारी माँ आंखें खोले तो सबसे पहले तुम्हें मेरे पास देखें। और अगले ही पल डॉक्टरों की टीम ने गंगा देवी के स्ट्रेचर को सावधानी से उठाया और पेंट हाउस के अंदर बने एक अलग कमरे में ले जाने लगे थे। ईशा भी उनके पीछे पीछे चली, लेकिन नर्स ने उसे रुकने का इशारा किया। मैडम, हमें पहले मरीज़ को सेट करना होगा, उसने धीमे से कहा, और आप बाद में उन्हें देख सकती हैं। हम जानते हैं आपकी माँ है, आपको उन्हें देखना है, लेकिन प्लीज़ कॉपरेट कीजिए। कमरे में पहले से ही सरला मासी मौजूद थीं। उन्होंने जल्दी से चादर सीधी की, ऑक्सीजन सेट करने में नर्सों की मदद की और डॉक्टर से कुछ फुसफुसाकर पूछा। लेकिन ईशा दरवाजे के बाहर खड़ी कांपते होठों से अपनी माँ की एक झलक पाने का कोशिश कर रही थी। अंदर से डॉक्टरों की धीमी सी आवाज़ आई, अब तो भगवान ही मालिक है, हम कोशिश करेंगे उन्हें स्टेबल रखने की, लेकिन फ़िलहाल रिस्क बहुत ज़्यादा है। लेकिन शायद उनकी बेटी उनके आसपास रहे तो वो रिस्पॉन्ड करें। सरला मासी ने बाहर आकर ईशा का हाथ थामा। घबराना मत बेटिया, तेरी माँ तुझसे मिलने का कब से इंतज़ार कर रही थी, और मुझे दामाद जी पर पूरा भरोसा है कि उन्होंने कुछ सोच कर ही गंगा को यहाँ शिफ्ट करवाया होगा, और वो दिन भी ज़रूर आएगा जब तू अपनी माँ से बात कर सकेगी। ईशा ने बस सिर झुका लिया था और सरला मासी ने एक माँ की तरह उसे अपने गले से लगा लिया था। ईशा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और उसके दिल में सिर्फ एक ही दुआ थी कि उसकी माँ जल्दी से ठीक हो जाए। और वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरी सीलन भरी जगह, लोहे के दरवाजे पर पुरानी जंग लगी हुई थी, कोनों में जाले थे और कमरों के बीचों बीच कुछ आदमी ज़मीन पर बंधे बैठे थे। ठाकुर रंजीत सिंह, चेहरे पर गहरी चोटों के निशान थे और होठ फटे हुए थे। उसी बगल में विराज ठाकुर, कभी घमंडी और अब खून से सना और थका हुआ था, जिसने ईशा को पहाड़ी से धक्का दिया था। और एक कोने में गांव का मुखिया सत्यप्रकाश, उसके चेहरे पर सूजन और आंखों में डर, और बाकी 2-3 आदमी जो इतनी बुरी तरह से पीटे गए थे कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल था। और ये सब लोग वो थे जिन्होंने ईशा को पहाड़ी से फेंककर मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ईशा शिवराज सिंह की पत्नी है, या शायद भूल बैठे थे। कोई कुछ भी बोल भी नहीं पा रहा था, बस उनके कराहने की आवाज़ और जंजीरों की आवाज़ें गूंज रही थीं। इतना तो साफ था कि ये कोई पुलिस की पूछताछ तो नहीं थी, ये तो हिसाब चुकता करने का काम था। तभी अचानक एक भारी कदमों की आहट हुई। लोहे का दरवाज़ा ज़ोर से चरमराया और जैसे ही खुला, बाहर से हल्की रोशनी कमरे में घुसी और उस रोशनी में एक साया नजर आया, ऊंचा, चौड़े कंधों वाला, जूते की ठक ठक जैसे हर दिल की धड़कन से मेल खा रही थी। उसकी आहट के साथ ही उनकी आंखों में डर और बढ़ गया था, क्योंकि वो पहचान गए थे
कि ये कौन है। वो साया उनके और करीब आया और आखिरकार रोशनी में शिवराज सिंह चौहान का चेहरा उभरा, ठंडी और बेदर्द मुस्कान, और उंगलियां अपनी बंदूक की नोक पर धीमे धीमे घूम रही थीं, जैसे अब खेल उसके हाथ में हो। दोस्तों, शिवराज और ईशा की लव स्टोरी आपको कैसी लग रही है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका एक कमेंट मुझे लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर किया कीजिए। दोस्तों, ये एक काल्पनिक कहानी है जिसमें दिखाए गए किरदार और घटनाएं मात्र कल्पना है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की हिंसा, उत्पीड़न या अस्वीकृत व्यवहार को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वह इसे केवल एक फिक्शनल स्टोरी की तरह देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।